कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स 2.14 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में अगर एक से अधिक कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस C1, C2, C3 अप टू Cn यहाँ पर हमने लिया हुआ है, अगर इन्हें हम किसी सर्किट पर कनेक्ट करें तो वहाँ पर अगर कैपेसिटेंस हम निकालते हैं तो इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करेंगे कि उन सभी कैपेसिटर्स की वजह से जो कैपेसिटेंस आ रहा है। अब ये इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि कैपेसिटर्स को हमने कैसे कंबाइन किया हुआ है। अब कंबाइन करने के लिए दो वेज हैं। पहला है कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कंबाइन करना। सीरीज़ में कंबाइन करने का मतलब ये है कि कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करने के बाद में, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद में, दोनों टर्मिनल को हम बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। ऐसा करने पर आप देखोगे कि एक साइड में +Q और दूसरे साइड में -Q चार्ज आ जाता है और तुरंत जो अंदर वाले प्लेट्स हैं उन प्लेट्स पर भी उसके ऑपोजिट चार्जेस, जैसे यहाँ पर -Q और यहाँ पर +Q आ जाता है, ताकि इस कैपेसिटर्स का फाइनल चार्ज 0 हो जाए, या फिर इस यानी कि दोनों का जो है चार्जेस 0 हो जाए, फाइनल चार्ज। अगर ऐसा नहीं होता है, दोनों में से किसी पर भी अगर चार्जेस 0 नहीं होते हैं तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे इसी तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जब तक कि नेट चार्ज 0 ना हो जाए। अब अगर हम इसे ऐसे कनेक्ट करते हैं तो हमें सभी जगह जो चार्जेस हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम मिलेगा। जैसे यहाँ पर भी +Q, यहाँ पर भी अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है। बट कैपेसिटेंस अलग है, कैपेसिटेंस अलग है। यहाँ पर का कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ पर का कैपेसिटेंस C2 है, जिसके वजह से दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। क्योंकि पोटेंशियल को Q = C भी हम जानते हैं, तो V = Q/C हम अगर इसमें लिख दें तो यहाँ पर कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो उसी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंट होगा और चार्जेस तो सभी जगह सेम ही हैं। ऑलराइट, तो अगर हम फाइनल पोटेंशियल का बात करें अक्रॉस यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो फाइनल कैपेसिटेंस है उसका अगर हम फाइनल पोटेंशियल उसका अगर हम बात करें तो दोनों के पोटेंशियल V1 और V2 को हम ऐड कर देंगे और उसे ऐड करने पर हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। Q/C1 जो है वो फर्स्ट वाले कैपेसिटर्स का पोटेंशियल है, प्लस Q/C2 जो है वो सेकेंड वाले कैपेसिटर्स का पोटेंशियल है। यहाँ अगर हम दोनों में से Q को कॉमन लें यहाँ से दोनों में से Q को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो V/Q अगर हम इसे लिख दें, Q को अगर जैसे मान के चलिए यहाँ पर इस तरीके का इक्वेशन अगर हम लिखें और V/Q अगर हम कर दें, Q को इस साइड में ले आएँ तो ये हो जाएगा 1/C1 + 1/C2। ऑलराइट, तो ये दोनों इक्वेशन हमें इजीली यहाँ पर कंफर्टेबली यहाँ समझ में आ चुका है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि सारे में चार्जेस Q हैं और पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस जो C है उसे हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, C = Q/V। ये फॉर्मूला हमें पहले से पता है। अब ये Q/V जो है यहाँ से अब देखो इस इक्वेशन से तो दोनों उल्टा दिख रहा है, तो इसे V/Q को अगर हम यहाँ लिखें तो 1/C हो जाएगा होगा, तो ये 1/C = 1/C1 + 1/C2 हम लिख सकते हैं। सो अगर कैपेसिटर्स को हम सीरीज़ में कंबाइन करें तो जो कैपेसिटेंस आएगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर 1/C1 + 1/C2 या फिर अप टू n है, तो ये डॉट 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 करते करते आप n तक इसे कैलकुलेट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट भी हमने यहाँ कर लिया है। नाउ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जैसे कि ये ए फिगर को आप देखो या बी फिगर को, दोनों को देखो, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है वो इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी जो है ये सेम है। यहाँ जितने भी अगर n कैपेसिटर्स को भी हम कंबाइन करें तो सभी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा, बट यहाँ पर सभी के कैपेसिटेंस अलग अलग हैं, उसके वजह से यहाँ पर चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट होंगे। आप देख सकते हो सभी जगह में डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं। यहाँ पर ऊपर वाले कैपेसिटर में आप देखो Q1 और -Q1 है, वहीं दूसरा वाला कैपेसिटर आप देखो तो यहाँ पर Q2 और -Q2 है, यानी कि जो चार्ज है वो डिफरेंट है, क्योंकि हमें पता है Q = CV होता है। और अगर यहाँ पर पोटेंशियल सेम है बट कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस अलग अलग है तो Q1 भी अलग होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर Q2 को भी उसी तरीके से यहाँ ऐड करके दिखाया हुआ है, Q2 = C2V। अगर हम फाइनल चार्ज का बात करें कि पूरे कैपेसिटर पर जो चार्ज हैं उसे अगर हम ऐड करें, Q = Q1 + Q2, जितने भी चार्जेस हैं उन्हें हम ऐड कर दें, और क्योंकि हमें पता है कि सभी में पोटेंशियल डिफरेंस V है तो हम उसे इस तरीके से भी उस इक्वेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि Q = CV होता है। और इस वाले इक्वेशन से, यहाँ ये इक्वेशन से अगर हम V कॉमन ले लें तो यहाँ से V है, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों V, और हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है उसे हम कैलकुलेट करने के लिए सिंपली ऐड कर देंगे। तो जितने भी कैपेसिटर्स हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे पैरेलल में, उन सभी को हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। और अगर हमारे पास में n नंबर्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं तो जैसे कि हमने चार्जेस को, उन पर अगर चार्जेस हम कैलकुलेट करें तो कुछ इस तरीके से करेंगे, और उसे हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं जैसा अभी हमने देखा ये वाला टर्म, और जो लास्ट में हमें मिलेगा कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस वो इतना मिलेगा। ऑलराइट, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। यहाँ जो हम एनर्जी का बात करेंगे अभी एक सिंगल कैपेसिटर पर देखेंगे कि वहाँ पर चार्जेस को वहाँ अरेंज करने के लिए जो एनर्जी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। मान के चलते हैं कि हमारे पास में दो पैरेलल प्लेट्स हैं, चार्ज नहीं है इन पर, हमें यहाँ पर +Q और -Q चार्ज जनरेट करने हैं। ऑलराइट, तो जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफ़र करेंगे, या फिर यहाँ से यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेंगे। जो भी आप करो, दोनों में यहाँ पर हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा। और ये जो हम करेंगे बिट बाय बिट करेंगे, मतलब कि स्मॉल स्मॉल अमाउंट में हम उस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे, और लास्ट में हमारे पास में जो चार्जेस बचेंगे वो एक साइड में +Q और एक साइड में -Q होगा। तो चार्जेस को ट्रांसफ़र करने में हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा है, और वही वर्क यहाँ पर जो एनर्जी है उसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ कहता है कि वर्क डन जो है एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया जाएगा, एक्सटर्नली होगा। और किसी भी स्टेज पर आप देखो तो कंडक्टर 1 जो है, यहाँ पर हम Q चार्ज को लेकर के आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, वो हमेशा ये कंडक्टर 1 हायर पोटेंशियल पर होगा कंडक्टर 2 के, क्योंकि जो डेल Q चार्ज हम यहाँ पर लेकर के आएंगे, अभी आपको मैं अभी बताऊँगा कि ये डेल Q चार्ज हम यहाँ से यहाँ लेकर के आ रहे हैं, तो पहले ही से यहाँ पर Q चार्जेस हैं पॉजिटिव टाइप के, तो वहाँ पर वो हायर पोटेंशियल के हैं पॉजिटिव वे में अगर आप देखो तो। सो क्योंकि हम बिट बाय बिट चार्जेस को ला रहे हैं, हम डेल Q को यहाँ पर लेंगे चार्ज के रूप में जो ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं, और उस डेल Q को लाने के लिए हम वर्क करेंगे। वो वर्क भी इनफाइनाइट स्मॉल होगा, क्योंकि जो चार्ज है वो भी काफ़ी स्मॉल है, और इस इनफाइनाइट स्मॉल चार्ज को लाने में हमें जो वर्क करना पड़ रहा है उसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। कहता है कि फाइनल चार्ज Q और -Q आने से पहले
एक इंटरमीडिएट सिचुएशन हम देखते हैं। इंटरमीडिएट सिचुएशन कहते हैं कि अभी चार्जेस क्यू डैश अभी आए हुए हैं इस साइड में और माइनस क्यू डैश इस साइड में आए हुए हैं। अभी जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V इक्वल्स टू, हमें जैसे पता है कि Q बाई C होता है, तो चार्ज अभी हमने यहाँ पर Q डैश लाया हुआ है, तो ये V डैश को अगर हम कैलकुलेट करेंगे और कैपेसिटेंस तो सेम है तो हमें इतना मिलेगा। ऑलराइट, अब अगर उसे हम वर्क डन वाले फॉर्मूला में फिट करें तो जैसा हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो V इंटू डेल क्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर V वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, बट हमें यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करना है जो कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज है, इसीलिए हम यहाँ पर V इंटू डेल क्यू करेंगे। यहाँ पर डेल क्यू डैश चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं, इसी की वजह से। आई थिंक इट्स क्लियर। अब यहाँ जो V है उसे रिप्लेस कर सकते हैं Q डैश बाई C से, कर सकते हैं, ईजी है। ऑलराइट, अब आगे आप हमें डेल्टा W या फिर डेल W आप कहो, वो मिला हुआ है Q डैश बाई C डेल Q डैश, यानी कि जो छोटा अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना पड़ रहा है इन मूविंग Q डैश फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। अब हमें फाइनल वर्क निकालने के लिए हमें सभी डेल Q डैश को, जितने भी हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर, उसे ऐड करना होगा। ऐड करने का दो तरीका है। पहला तरीका, हम सीधे सीधे जितना ला रहे हैं Q डैश Q डैश Q डैश Q डैश उस सबको सम कर दें, ऐड कर दें बाई यूजिंग समेशन, या फिर हम इंटीग्रेट कर दें जितने भी डेल W यहाँ पर हो रहे हैं। तो इन दोनों से जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो दोनों रिजल्ट सेम मिलेगा, उसका भी यहाँ हम प्रूफ करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले सम वाला पार्ट देखते हैं। सम को करने के लिए हमारे पास में सम वाला टर्म भी होना चाहिए। यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला टर्म है, इस मल्टीप्लाई वाले टर्म को हम सम वाले टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर डेल Q डैश को जितना चाहे उतना छोटा ले सकते हैं, जितना चाहे उतना छोटा हम वहाँ से निकाल करके यहाँ रख सकते हैं दूसरे वाले प्लेट पर। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2C मल्टीप्लाइड बाई Q डैश प्लस डेल Q डैश होल स्क्वायर माइनस Q डैश स्क्वायर। अब आप कहोगे कि इसे हमने कैसे मतलब लिख लिया, क्यों लिखा? इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये टर्म दोबारा आता है या नहीं आता है। इसे आप सॉल्व अगर करोगे तो अंदर वाले टर्म को सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। चलिए 1/2C इंटू Q डैश स्क्वायर, ऑलराइट, प्लस 2Q डैश इंटू डेल Q डैश प्लस डेल Q डैश स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद माइनस Q डैश स्क्वायर। तो यहाँ पर Q डैश स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और 2Q डैश डेल Q डैश प्लस डेल Q डैश स्क्वायर यहाँ पर मिलता है। अब अगर हम देखें तो 1/2C को अगर हम मल्टीप्लाई करें अंदर में तो 2Q डैश इंटू डेल Q डैश हमें मिलेगा प्लस 1/2C इंटू डेल Q डैश स्क्वायर हमें मिलेगा। जैसा कि हमने सबसे पहले अजम्पशन ये लिया कि डेल Q डैश को हम बहुत ही छोटा ले सकते हैं, तो बहुत छोटा अगर हम लेंगे तो डेल Q डैश स्क्वायर उससे भी जो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और उसमें भी अगर हम 2C को डिवाइड कर दें तो वो और छोटा हो जाएगा, यानी कि वो टर्म नेग्लिजिबल ही हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर से 2 कैंसिल हो गया और हमें जो मिला वो सेम टर्म मिला, Q डैश इंटू डेल Q डैश बाई C। ये जो टर्म था वो मिल गया। तो हम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, इतना क्लियर है? चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब हम सम करेंगे इस डेल W को, जो वर्क डन करना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लाने के लिए। यहाँ जो टर्म आप देख रहे हो, इस टर्म पर सबसे पहला टर्म जो है वो Q डैश, यहाँ पर जो पहले चार्ज है उस चार्ज को डिनोट करता है Q डैश। डेल Q डैश जो है वो यहाँ से यहाँ लाने के वक्त में जितना चार्ज है उस चार्ज को डिनोट कर रहा है, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हम लेकर के आ रहे हैं, और वो Q डैश वही चीज़ है, ये सेम है।
अब यहाँ हम सबसे फर्स्ट टाइम में जो चार्ज को लेकर के आएंगे, तो उस प्लेट पर जो है क्यू डैश वाला टर्म, जो ये टर्म है, ये ज़ीरो होगा, क्योंकि कोई भी चार्ज वहाँ पर नहीं है, हम उसी से शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहला टर्म यहाँ पर हमें मिलेगा 1/2c, और ये तो ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस यहाँ से यहाँ जो चार्ज ला रहे हैं वो रहेगा डेल क्यू डैश, तो ये डेल क्यू डैश स्क्वायर हमें यहाँ फर्स्ट वाला मिलेगा, माइनस ये जो है ये भी ज़ीरो है, इसे भी हम ज़ीरो लिख लेते हैं। और ये 1/2c को मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि सभी में ये टर्म कॉमन आएगा, तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं। ऑलराइट, अब इस पर ऐड करेंगे सेकेंड टर्म जो आएगा अंदर में, वो वाला। अभी यहाँ से यहाँ लाने पर हमने यहाँ जो चार्ज रखा वो है डेल क्यू डैश, तो ये टर्म अभी डेल क्यू डैश हो जाएगा, प्लस यहाँ हम फिर से डेल क्यू डैश को ही लेकर के आ रहे हैं, तो डेल क्यू डैश फिर से हम यहाँ पर लिख लेंगे उसका स्क्वायर, माइनस यहाँ पर है डेल क्यू डैश स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 2 डेल क्यू डैश, यहाँ पर डेल क्यू डैश प्लस डेल क्यू डैश 2 डेल क्यू डैश स्क्वायर। ऑलराइट, उसी तरीके से आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर 3 डेल क्यू डैश स्क्वायर आपको मिलेगा, माइनस 2 डेल क्यू डैश स्क्वायर यहाँ पर हमें मिलेगा। अब लास्ट टर्म जो हमें मिलेगा यहाँ, जब हम इस सभी को सम करेंगे, सम करने पर जो लास्ट टर्म मिलेगा, फाइनली हम जो चार्ज यहाँ पर लेकर के आएंगे, तो सबसे फाइनल में यहाँ चार्ज मान के चलिए Q आता है, तो उसे हम लिख लेते हैं Q। यहाँ इस टर्म के अनुसार अगर हम उसे लिखें तो 2Q स्क्वायर, माइनस यहाँ पर जो टर्म आ रहा है इससे एक कम है, यानी कि Q माइनस डेल Q, इससे एक डेल Q यहाँ पर कम है, उसका स्क्वायर। ये आपका जो है फाइनल टर्म यहाँ मिल गया। ऑलराइट, अब इन सभी को अगर हम ऐड करें, तो ऐड करने पर आप देखो कि ये वाला टर्म है डेल क्यू डैश स्क्वायर, उसे ये डेल क्यू डैश स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल कर रहा है, उस तरीके से इसे ये कैंसिल कर रहा है, इससे फिर आगे वाला सक्सेसिव करेगा, फिर लास्ट होते होते ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में फाइनल बचेगा क्यू स्क्वायर, तो उसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। जो यहाँ पर समेशन W हमें मिला ओवर ऑल स्टेप, यानी कि कहाँ से कहाँ तक हम उसे समेशन कर रहे हैं, जितने स्टेप्स में हम उसे ला रहे हैं उस चार्ज को, अगर उसे हम करें तो हमें मिलता है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। ये है हमारा वर्क डन। ऑलराइट, इसी को अगर हम इंटीग्रेशन वाले में से देखें तो बहुत ही इजी 2 स्टेप्स में बन जाएगा, वो भी हम करके देखते हैं। इंटीग्रेशन अगर हम करें तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डेल W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, फ्रॉम 0 टू Q। इनिशियल में 0 था, वहाँ से Q तक पहुँचाने के लिए, तो 0 टू Q। ऑलराइट, किससे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, Q डैश बाई C इंटू डेल Q डैश। यहाँ हमें पता है कि ये C जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि C डिपेंड किस पर करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड किस पर करता है, उसके एरिया पर, उसके शेप साइज पर। तो यहाँ पर इस C को 1/c को हम यहाँ पर कॉमन ले आएंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट है। 0 टू Q अगर हम करें Q डैश इंटू डेल Q डैश को, तो जैसा हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, उसी तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा Q डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 0 टू Q, और यहाँ हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 1/c, जो कि यहाँ पर हमने बाहर में निकाला हुआ था। अब इसे अगर सॉल्व करें तो ये हमें मिल जाएगा 1/c, और 0 से अगर हम करें तो वो तो 0 टर्म हो ही जाएगा, Q से अगर हम करें तो Q स्क्वायर बाई 2। तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज W इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2c। सेम टर्म आ गया। अब हम यहाँ वर्क डन को अलग अलग वेज में लिख सकते हैं। जैसे हमें अभी मिला W इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2c। अगर Q स्क्वायर को हम C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर पर इसे
अगर यहाँ पर रिप्लेस कर दें, क्योंकि क्यू इक्वल टू सी भी होता है, तो यहाँ पर सी सी कैंसिल हो जाएगा और हाफ सी वी स्क्वायर हमें मिलेगा। और अगर हम फिर से इस सी को क्यू बाई वी से रिप्लेस कर दें तो हमें यहाँ पर क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा और वी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर से वी कैंसिल हो गया तो वी बच गया। तो ये वाला जो है यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये इक्वेशन। अब ये सारे इक्वेशन तो थे वर्क डन के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इसीलिए ये वर्क डन जो अभी हमने कैलकुलेट करा है ये स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उस सिस्टम का, उस सिस्टम यानी कि उस कैपेसिटर का। और यहाँ कहता है कि इक्वेशन 2.73 के वजह से ये साफ साफ दिख रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है कि उस चार्ज को वहाँ पर अरेंज करने के लिए, उस चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए हमने क्या यहाँ पर किया, मतलब किस वे से वो चार्ज वहाँ पर आया हुआ है, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बस इस चीज़ पर डिपेंड करता है या फिर इस चीज़ पर डिपेंड करता है या फिर आप कहो कि इस चीज़ पर डिपेंड करता है, यानी सभी सेम है, आपस में रिलेटेड है। अब यहाँ पर जब कैपेसिटर्स को डिसकनेक्ट कर दिया जाता है तो वो डिस्चार्ज होने लगता है और इसे हम कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और यहाँ जो एनर्जी स्टोर हुए थे वही रिलीज़ होते हैं। अब हम इस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे, उसे समझने के लिए कंसिडर कीजिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया ए है और उनका सेपरेशन डी है, तो उसका एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी यहाँ पर हो जाएगा। क्यू स्क्वायर यानी कि जो चार्ज है उसे हम, जो सरफेस चार्ज यहाँ पर होते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए होता है, तो उसे हम यहाँ पर अगर क्यू की जगह पर इसे मल्टीप्लाई कर दें ए इंटू सिग्मा तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगा। और सी को हम लोगों को पता है कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है, तो यहाँ पर सी नीचे में है तो इसे हम अगर लिखें तो इस तरीके से यह यहाँ पर आ जाएगा इक्वेशन। अब जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमने कैलकुलेट करा है। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर भी 0 होता है, यहाँ होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर के सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से हम जो है इसे रिप्लेस कर देंगे ई के जगह पर, ई से उसे हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर मिलता है। कैसे मिलता है, जो हाफ है वो तो हाफ है ही, अगर ए इंटू सिग्मा स्क्वायर है तो सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अगर हम नीचे बना दें तो ऊपर में भी एक एप्सिलॉन नॉट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे में भी एक एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे में भी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया। तो हम इस टोटल टर्म को हम यहाँ पर ई स्क्वायर लिख सकते हैं और एप्सिलॉन नॉट ऊपर में मल्टीप्लाइड है उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ ए का जो कॉन्सेप्ट है एरिया वाला, तो नीचे वाला ए को ऊपर वाला ए यहाँ पर एक कैंसिल कर देगा बट एक ए बचेगा, तो इतना मल्टीप्लाइड विथ ए डी हमें मिलेगा। इतना क्लियर है। अब ये ए डी जो है, ये ए डी क्या है, ए डी का क्या मतलब है, एक पैरेलल प्लेट है, दूसरा पैरेलल प्लेट है और उनके बीच का सेपरेशन डी है और इनका जो एरिया है ए है, तो ये वॉल्यूम को दिखाता है। ऑलराइट, इसके बारे में आगे एक्सप्लेनेशन है। ए डी वॉल्यूम है उस रीजन का। सो जो यहाँ हमें मिला, जो एनर्जी स्टोर हुआ है कैपेसिटर में, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टर्म में भी इसे लिख सकते हैं और इसी को मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। और यहाँ जो ए डी है वो एरिया इंटू यहाँ पर जो डिस्टेंस सेपरेशन है उन दोनों के बीच में वो है वॉल्यूम। और अगर हम यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी का बात करें तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो उसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ ई नॉट इंटू ई स्क्वायर। और जो ए डी था उस ए डी को हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, तो वो यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। इसी फॉर्मूला में अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम लगा दें तो यहाँ पर हमें ए डी को डिवाइड करना होगा जो कैंसिल हो जाएगा और ये वाला जो टर्म है वो हमें मिलेगा। ऑलराइट, यहाँ पर कहता है कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है
वो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के वजह से निकाला था, बट ये जनरल है, ये ट्रू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चार्ज का हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेंसिटी है उसे हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है 2.16, दैट इज वेन डी ग्राफ जनरेटर। वेन डी ग्राफ जनरेटर एक बहुत ही क्या कहें अच्छा डिवाइस है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को कंटेन अपने अंदर में कंटेन कर सकता है, जिसके वजह से वो एक हाई वोल्टेज बिल्ड कर लेता है। इसके बारे में देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। दिस इज अ मशीन दैट कैन बिल्ड अप हाई वोल्टेज ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट्स। फ्यू मिलियन वोल्ट्स का वोल्टेज ये जनरेट कर सकता है, और इसी के वजह से यहाँ क्योंकि ज़्यादा चार्जेस हैं तो वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो उस हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ किया जाता है टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल को एक एक्सेलरेशन देने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हो गए या फिर आयंस हो गए, उन्हें हाई एनर्जीज पर उन्हें एक्सेलरेट करने के लिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या है। माना कि हमारे पास में दो स्फेयर्स हैं, एक बड़ा स्फेयर है, एक छोटा स्फेयर है। छोटा वाला स्फेयर इस बड़े वाले स्फेयर के अंदर में है और उसे वहाँ होल्ड करने के लिए हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड लगाया हुआ है। अंदर वाला जो स्फेयर है छोटा वाला, वो कंटेन करता है चार्ज इक्वल, यहाँ पर दोनों चार्जेस हम लेंगे इक्वल साइन के। ये स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पर कंटेन करता है, उसका रेडियस है स्मॉल आर। बड़ा वाला का चार्ज है कैपिटल क्यू और उसका यहाँ पर रेडियस है कैपिटल आर। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा इस स्फेयर के सरफेस पर और इस स्फेयर के दूर में और इस स्फेयर के अंदर में भी। तो इसके सरफेस पर जो भी पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल उसके सरफेस के अंदर में भी होगा, क्योंकि किसी भी कंडक्टिंग सेल के अंदर में अगर हम देखें तो पोटेंशियल वेरी नहीं करता है। ऑलराइट, अब यहाँ पर इसका पोटेंशियल कितना है उसे अगर हम देखें तो वो हो जाएगा पोटेंशियल इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर इसके सरफेस पर, और उसके सरफेस के अंदर में भी उतना ही होगा। ऑलराइट, अब अगर इसी स्मॉल स्फेयर के वजह से इसके कैपिटल स्फेयर के सरफेस पर जो पोटेंशियल आएगा अगर उसे हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज आर। I hope this is clear. Now, if we calculate the potential due to this capital sphere, यहाँ पर जो बिग स्फेयर है उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा वो इसके सरफेस पर और इसके अंदर में दोनों जगह पर सेम होगा जैसा कि हमने पहले वाले केस में देखा, तो उस पर भी सेम हो रहा था। तो यहाँ पर भी वो यहाँ जो होगा वही अंदर में भी होगा, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका जो चार्ज है Q डिवाइडेड बाई R। ऑलराइट, अब फाइनल पोटेंशियल इसके सरफेस पर और फाइनल पोटेंशियल इसके अंदर वाले सरफेस पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से होगा। पोटेंशियल एट R मतलब स्मॉल r, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, इसे और इसे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q/R प्लस स्मॉल Q/R। ऑलराइट, उसी तरीके से पोटेंशियल एट कैपिटल R जो यहाँ पर रेडियस है वहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो इसे और इसे हम ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस इस स्मॉल Q/कैपिटल R। ऑलराइट, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करके देखते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल बड़ा है या फिर यहाँ वाला पोटेंशियल बड़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर डेल V ले लेते हैं V एट R माइनस V एट कैपिटल R। ऑलराइट, V एट R माइनस V एट कैपिटल R अगर करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन है,
उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में Q/R प्लस कैपिटल Q/R, यहाँ पर माइनस आ जाएगा Q/R, और उसी माइनस की वजह से ये माइनस भी हो जाएगा Q/R। अब इस Q/R और इस Q/R को हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से दोनों Q को हम कॉमन ले सकते हैं। डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जा रहा है Q/R माइनस Q/R। अब आप देखिए कि ये दोनों जो यहाँ पर 1 हो जाएगा, दिस वन विल बी 1 एंड दिस वन विल बी 1। ये टर्म पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है। इसका कहने का ये मतलब है कि V8R जो है वो ज़्यादा है V8 कैपिटल R से, मतलब कि अंदर वाला जो पोटेंशियल है वो बाहर वाले पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो पोटेंशियल ज़्यादा होने का वजह से यहाँ पर अगर हम एक वायर से इसे कनेक्ट कर दें तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज ट्रेवल करेंगे। अगर हम वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दें तो यहाँ से चार्जेस ट्रेवल करने लगेंगे बाहर वाले सेल पर। पोटेंशियल के डिफरेंट होने की वजह से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल यहाँ पर ट्रैवल करेगा चार्ज। तो अगर हमारे पास में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है तो चार्ज अंदर वाला जो Q है वो बाहर वाले स्फेयर पर मूव करने लगेगा, जबकि बाहर वाला स्फेयर ज़्यादा चार्ज कंटेन किया हुआ है, और इसी की वजह से अंदर वाला जो चार्ज है वो कंटिन्यू मूव करेगा, और यहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं तब तक जब तक यहाँ पर ब्रेकडाउन इसका ना पहुँच जाए। बहुत ज़्यादा भी हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, उसका एक ब्रेकडाउन लिमिट होता है, हम वहीं तक कर सकते हैं ताकि चार्जेस एयर में फ्लो ना करने लगे। तो यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ कहता है कि वेन डी ग्राफ के द्वारा ये बनाया गया था फ्यू मिलियन वोल्ट जो है इसे जनरेट करने के लिए, और इसका जो ब्रेकडाउन है वो लिमिट दिया हुआ है, दैट इज़ 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। इसका एक डायग्राम भी यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे इसे हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ 2 मोटर्स लगे हुए हैं, और ये मोटर जो है उससे ये पुली घूम रहे हैं, और यहाँ पर हम मेटल ब्रश के थ्रू में यहाँ चार्जेस को डिलीवर कर रहे हैं, और यहाँ जो चार्जेस जा रहे हैं इस नॉन कंडक्टिंग ब्रश के यहाँ पर बेल्ट के थ्रू में, वो इस पॉइंट पर पहुँच करके यहाँ पर दूसरा मेटल ब्रश लगा हुआ है उससे कांटेक्ट में आते हैं, और तुरंत ये अब चार्जेस को ऊपर में भेज देते हैं। और क्योंकि ये जो बेल्ट है वो इंसुलेटिंग है तो ये चार्जेस यहाँ मतलब ट्रैवल नहीं करते हैं। जहाँ पर हमने उस बेल्ट पर चार्जेस को छोड़ा हुआ है वो चार्जेस वहीं पर रहते हैं। कहीं पर मेटल ब्रश मिलता है जहाँ उसे चार्ज को मतलब कंडक्ट करने के लिए जगह मिलता है तो वहाँ वो कंडक्ट करने लगते हैं, और बाहर में ये चार्ज को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर चार्जेस हम लार्ज अमाउंट में स्टोर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।